चलिए ओके। सो काफी अभी 8 ही आए हैं, बच्चे भूल जाते हैं, है ना। चलिए, तो आई गेस अभी तक जो हमने किया उसमें कोई क्लियर है या कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा जब भी हम बीच में करेंगे। पहले जहाँ से हम स्टार्ट थे वहीं से शुरू करें ना। ओके, सो आई गेस ये हो गया था। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि बेसिकली जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये मैंने आपको बताया कि देखिए वन एग जो है, ये जो एग है हर बार एक फेलोपियन ट्यूब में, मतलब एक तरफ एक ओवरी में एक टाइम पे लगता है, एक महीने में जिसको कहते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको वो सक कर लेती है, मतलब ट्यूब इसको ऐसे एग को ले लेगी और फिर वो मेंस्ट्रुएशन जब वो क्योंकि ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर वो ब्लीडिंग होते हैं और वो फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से एग कंप्लीट हो गया, वो पूरी साइकिल जब मेंस्ट्रुएशन की कंप्लीट हो जाती है, फिर अगली साइकिल में वो इधर की तरफ लगेगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगी। और ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं, यानी कि इनको कोई भी स्पर्म नहीं मिल रहा है, ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, it's carried out from ovaries and to the womb and uterus elastic bag like oviduct fallopian tube। ठीक है, बिल्कुल ये। तो ये होता क्या है, ये यहाँ पे आता है, यूट्रस है ये आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में जो बेसिकली गर्भाशय इत्यादि, तो यही है वॉम। तो इसमें आके वो ठहरता है, इट इज अ ट्यूब लाइक। तो होता क्या है कि जब सपोज अगर ये फर्टिलाइज भी हुआ ना, तो भी ये ऐसे डक्ट्स के अंदर आएगा और यहाँ पे आके रुक जाता है इस जगह पे। और ये इस यूट्रस में जो जाइगोट फॉर्मेशन है या जो चाइल्ड फॉर्मेशन है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये पूरा है। आई गेस यहाँ तक तो क्लियर होगा, आगे चलें। Yes, sir. Now, yeah, so that uterus is open to the vagina and the cervix। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में ये इसी चीज को इन्होंने खोल के दिखा दिया। ये देखिए, ये बेसिकली ओवरीज है यहाँ पे। ठीक है, ये ओवरी है यहाँ पे, अगर आप देखो तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ये एग्स लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे लगते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जब ये पूरा प्रोसेस होगा कि जब सपोज यहाँ स्पर्म आता है, स्पर्म आएगा तो ये एग के थ्रू मिलेगा एग में, फिर पहले ओव्यूम बनेगा, फर्टिलाइजेशन ये हो गया, देन जाइगोट फॉर्मेशन, फिर ये सेकंड लूप, सेल टूटी, फिर 4 सेल बन गए, 8 सेल बन गए, और फिर इस पॉइंट पे यहाँ आते आते इम्प्लांटेशन हो जाता है, यहाँ पे वो प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे बेबी फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ड्यूरिंग दिस इंटरक्रॉस। अब देखिए इन्होंने बताया ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस जब स्पर्म ट्रांसफर होते हैं विद द पेनिस, ठीक है, पेनिस से जब ये ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा, स्पर्म फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना के थ्रू वो ट्रेवल करेंगे वाया यूट्रस, देन ओविडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, एंड मीट द एग, और यहाँ पे आके वो एग से मिलेंगे इन ओवरीज, ये एग से मिले। एग से मिलने के बाद ये सॉरी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये तो ओव्यूम ही था, ओव्यूम का मतलब ये सीधे एग ही है, यहाँ पे स्पर्म एंटर हुआ। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। देन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फर्टिलाइज एग के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का यहाँ पे। देन डिवाइड्स होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होने शुरू होते हैं, 2 सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, 8 सेल बनेंगी, ऐसे अलग अलग पूरी बॉडी बननी स्टार्ट होती है। फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण होता है वो लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की लाइनिंग यहाँ पे आके टिक जाता है। ठीक है, यहाँ लग जाता है, और फिर धीरे धीरे उसके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो बनने शुरू होते हैं, जिसको हम फीटस बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा, ये जो किड है, बेबी है, वो यहाँ पे गर्भ जिसको आप कह देते हो, वो इस पॉइंट पे आके इम्प्लांटेशन। ठीक है, देन यूट्रस प्रिपेयर एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द एम्ब्रियो। यूट्रस जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि जो भी एम्ब्रियो वहाँ पे लगा है वो उसको रोज नर्चर कर सके, उसको खाना दे, खिलाए पिलाए। ठीक है, तो उसकी लाइनिंग बनाई जाती है। तो इसमें अभी हम प्लेसेंटा देखेंगे, तो बेसिकली वो एम्ब्रियो क्या करता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है और उसके थ्रू उसको खाना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरल क्वेश्चन तो आपको ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बस पूछा जा सकता है कि ये प्यूसस क्या होता है, ये बस पता हो। ठीक है, कि पहले वो यूट्रस से ओविडक्ट बनेगा, फिर एग में जाएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ये सारा पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलें आगे। सिर्फ कपिल को समझ आ रहा है, बाकी लोग चल। नाउ जैसे मैंने आपको कहा था कि यूट्रस के साथ जब वो वॉल के थ्रू अटैच हो जाता है, तो ये मैंने अभी बताया आपको प्लेसेंटा। बेसिकली प्लेसेंटा का काम इतना ही है कि ये यूट्रस वॉल से जो फूड्स एंड अदर मटेरियल्स या मिनरल्स लेता है वो बॉडी, मतलब ये बच्चे तक उसको पहुंचा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, सो द डिस्क इज अ स्पेशल टिश्यू यूट्राइन वॉल, ये इस तरीके की डिस्क लगी होती है जो यूट्रस की वॉल से।
ठीक है, और उस डिस्क के थ्रू इट कनेक्ट द फीटस टू मदर, वो मदर से कनेक्ट करती है फीटस को, और इट कंटेन द विलीज, विलीज जैसे हमारे लंग्स में तो छोटे छोटे विलीज होते हैं एम्ब्रियो साइड पे, और वहां से वो जो भी ब्लड स्पेस और बाकी सारी चीजें लेके प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी होता है, किड होता है, उस तक पहुंचाती है। ठीक है, तो बस यही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछेंगे, प्लेसेंटा के बारे में पूछेंगे बस। तो प्लेसेंटा आप बोल सकते हैं कि एक सिंगल एक वायर की तरह है, जो आप कह सकते हो कि मदर के जो यूट्रस है उसकी वॉल से जो भी चीजें उसको मिलती हैं, खाना पीना ब्लड इत्यादि, वो सब इस तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इतना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर आई गेस यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। तो यही उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दिया प्लेसेंटा को, दैट एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन, रिमूव द वेस्ट, जो भी वेस्ट बनते हैं वो भी निकलते हैं। 9 ये तो ये कह रहे हैं पूरा इस प्रोसेस को होने में, सो इट टेक्स अबाउट 9 मंथ, 9 महीने का इसमें टोटल वक्त लगता है, एंड वही उसमें पूरा ये चलता रहता है। आफ्टर डिलीवरी बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड, ये इसमें लिखा हुआ है, तो बस ये पढ़ना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, या व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। बिल्कुल, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसको बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप पढ़ते हैं, सो वो बेसिकली यही है। तो मेंस्ट्रुएशन में हो क्या रहा है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं रहता, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पे रहेगा, इट लिव फॉर अबाउट 1 डे यहाँ जैसे, और फिर उसके बाद ये यूट्रस के थ्रू वो जब खराब हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होता है इस तरीके से ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो 2 से 8 दिन तक का ये साइकिल रहती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता उस टाइम। ठीक है, तो वजाइना से ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर आता है, इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर एक से ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ठीक, इसके बाद ये आई गेस क्लियर होगा आपको। नाउ या सो देखिए, अभी हमने इतना सारा डिस्कशन किया बेसिकली कि दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और प्लांट्स के केस में भी बात की, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक कॉमन एक फीचर हमारा या कॉमन कंसेप्ट है और जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली क्या होती है, हम हर तरीके की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर कई बार क्या होता है हम इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इस तरीके के उसमें इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देते। ये कहते हैं दैट अ वुमेन्स बॉडी एंड माइंड शुड बी रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट, बीइंग प्रेग्नेंट, बीइंग अ चाइल्ड। एक तो ये तो बात वो है कि अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी को करना चाह रहे हैं तो एक तो माइंड भी प्रिपेयर हो, बॉडी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहले करते थे कि बहुत छोटे पे शादी हो जाती थी बच्चों में, और फिर उस टाइम पे अगर वो इस तरीके के एक्ट में जा रहे हैं तो वो फिर उनको एडवर्स इफेक्ट दे सकता है, वो उसको तबीयत को खराब कर सकता है, और ये होता है। तो इसलिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एक प्रॉपर एज तक आप होने चाहिए, उसी के बाद ये सारी चीजें अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखते हैं तब आपका सेक्सुअल एक्ट करना ज्यादा सही रहता है। तो बेसिकली जो एज रखी जाती है 21 क्रॉस, अभी जो जैसे हम अगर लीगल उसमें टर्म्स में जाते हैं तो 21 क्रॉस है, तो 21 के बाद अगर आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हालांकि आजकल टीवी का युग है तो ये बच्चों को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टीवी वाली चीजों को देख के ना वो नहीं होना चाहिए कि हाँ साइड नहीं होना चाहिए। चलिए, नाउ या सो देखिए, कुछ काफी तरीके की बीमारियां इससे हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, हम जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए जाते हैं तो बेसिकली उस केस में बहुत सारी डिजीज हमें हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो कुछ डिजीज हैं जो बेसिकली हमें होती हैं ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स। सो जनरोहा, सिफिल्स, वॉर्ड, HIV एड्स, ये अलग अलग तरीके की बीमारी हैं जिससे दिखा रखा है। जीभ में ये इस तरीके की चीजें, या ये अभी देखिए अभी एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, मंकी पॉक्स चल रहा है, वो भी इसी टाइप की एक बीमारी है जो इसी तरीके से हो रही है, मतलब ड्यूरिंग दिस कि वो भी सेक्सुअल ट्रांसफर्स की वजह से हो रही है। सेम ये बहुत ज्यादा सूख जाते हैं HIV एड्स वगैरह में, तो ये वो सब है। एंड इन सबको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है कि आप या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए ना जाए, ठीक है, यू शुड यूज कॉन्डम्स एंड ऑल, जो भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिल रही हैं उनका यूज करें, मतलब तो इस तरीके से अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि एसटीडीज क्या क्या होती हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो बाय द यूज ऑफ कॉन्डम, सीधा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, आई गेस क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, या इसके बाद दैट हाउ टू अवॉइड
प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके लिए, तो ये देखिए अलग अलग मेथड्स हैं, कुछ मैकेनिकल बैरियर्स हैं, ऑरल पिल्स हैं, लूप एंड प्रॉपर्टी है। सो पहला तो यही है कि मैकेनिकल बैरियर का मतलब देखिए फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलेंगे, है ना। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आप कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, या वजाइना, मतलब दोनों तरीके के कॉन्डम्स आते हैं, ये फीमेल कॉन्डम एंड मेल कॉन्डम दोनों तरीके से, तो जैसा आप यूज करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इससे बेसिकली ये है कि आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और अगर आप सेक्सुअल एक्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम विद ऑरल पिल्स, ऑरल पिल्स भी हैं कुछ, आप खा सकते हैं उनको, बट दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस, और समटाइम इससे कुछ दिक्कतें भी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इसलिए लोग इनको सजेस्ट नहीं करेंगे, मतलब डॉक्टर्स इनको कम सजेस्ट करते हैं। बट अगर इन केस आप एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट में हैं और आपको डर है कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आप ऑरल पिल्स का यूज ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द कंसल्टेंट ऑफ द डॉक्टर, मेरे हिसाब से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेम विद द कॉपर टी ऑल्सो, कॉपर टी का भी यूज होता है, ये बेसिकली कॉपर की टीज होती हैं इस तरीके से, और ये आपकी ट्यूब्स के साथ अटैच हो जाती हैं, और बेसिकली जब स्पर्म्स आते हैं तो ये कॉपर इसमें होता है, कॉपर आयंस रिएक्ट करते हैं और वो उसको शायद किल कर देते हैं और स्पर्म्स को, तो इस तरीके से कुछ इसमें एक्शन होता है, तो ये भी प्रोटेक्ट करती हैं अगर आप रहते हैं। बट इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेथड बेसिकली कॉन्डम है, इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए मैकेनिकल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, और इससे आपको एसटीडी से भी बचाव होगा। ओके, नाउ देयर आर सम सर्जिकल मेथड्स आल्सो, वो भी हैं सर्जिकल मेथड्स हैं, आप ट्यूबेक्टोमी या वेस्केटोमी कर सकते हैं। बेसिकली ट्यूबेक्टोमी क्या होता है कि ये देखिए, ये ट्यूबेक्टोमी है, क्योंकि देखिए एग्स यहाँ पे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं डॉक्टर्स, ऑपरेशन करके ट्यूबेक्टोमी में ये कट कर दिया फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे, और इसको बांध दिया, मतलब टाई कर दिया। जब ये कट हो गया, बच गया, तो यहाँ से अब कुछ इधर आएगा नहीं, ठीक है। अब अगर आप कितना भी सेक्स करेंगे तो यहाँ से स्पर्म भी नहीं जाएगा इधर, तो आप फिर प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये पहले नसबंदी इत्यादि इस तरीके से लोग बोलते थे इसको, तो इस लोग पसंद नहीं करते थे, बट ये भी एक वो है कि आप इस तरीके से इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम मेल केस में अगर हम बात करें तो वहां भी मेल के केस में इसको वेस्केटोमी बोलते हैं, जैसे यहाँ ट्यूबेक्टोमी ऐसे वेस्केटोमी की बेस्ट डिफरेंस है, उसको कट करके इस तरह से बांध देते हैं, तो बेसिकली ये हिंदी में नसबंदी इत्यादि इस तरीके से नाम इसके चलते हैं, ठीक है। मेन काम है कि यहाँ से स्पर्म्स इधर ना, तो नहीं आएंगे तो फिर नहीं होगा ना, तो दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यही करना है। चलिए, तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, हाँ ये भी है, इसको रहने देते हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं, वही सब है कि आप जो सिरिंजिंग करते हैं या अल्ट्रासाउंड के थ्रू लोग देखते हैं अबॉर्शन वगैरह, बट इट इलीगल है इंडिया के अंदर अबॉर्शन वगैरह अगर आप कराते हैं तो, बट मतलब कोर्ट की परमिशन से हो सकता है सिर्फ, और वो भी कुछ केसेस में, तो उसमें इंजेक्शन लगा के फीटस को मार दिया जाता है, उस तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर था आई गेस, ठीक है, डन। तो इसमें कोई अब डाउट है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइप, एनी टाइप ऑफ डाउट अगर आप है तो बताएं। इससे पहले नो हमने सर, पार्ट 1 देखा था, वो क्लियर। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? नो डाउट सर। नो डाउट, ओके डन। तो तब बिल्कुल समझ आया या बाकी सबको भी आ गया, क्लियर है? चलिए, ओके, सो थैंक यू, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा। अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम आगे भी एक यूनिट है उसको भी स्टार्ट करें। अब देखिए, जब हम अभी तक बात कर रहे थे तो ये तो हमने देख लिया दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बेसिकली रिप्रोडक्शन से हो क्या है, जनरेशन ही हो रहा, ठीक है, न्यू स्पीसीज को आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें एक कंसेप्ट और हमारे पास आता है, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब हम वेरिएशंस की बात कर रहे थे डीएनए कॉपिंग के केस में, तो किस तरीके से चीजें हेरिडेट होती हैं, इनहेरिट होती हैं एक
पेरेंट टू चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर होती हैं और इवोल्यूशन कैसे आता है, चेंजेस कैसे उसमें डेवलप होते हैं, अडेप्ट होते हैं, तो वो चेंजेस और हमें देखने हैं। तो एक हमारी यूनिट है इसमें, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसको हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां तक आज हो जाएगी इसको करेंगे, बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें। ठीक है, सो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द हेरिडिटी। हेरिडिटी का सीधा मतलब इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ना, अगर हम इनहेरिट की बात करें तो इनहेरिट माने क्या हो गया, इनहेरिट माने टू टेक, कुछ चीज ले लेना। सो किससे लेना, पेरेंट्स से लेना। तो जैसे यहाँ ये पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज किसने इनहेरिट कर दी, बच्चे ने। अब देखिए आप जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड यानी बच्चे के अंदर कुछ पेरेंट्स फादर की आएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज उसके फादर की होंगी, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज मदर की होंगी, यानी कि उसने वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट की है, उनसे आई है, हेरिडिटी है। ठीक है, हेरिडिटी जिसको जेनेटिक ट्रांसफर में आता है। और इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जो है बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, धीरे धीरे नहीं होता, ये स्पीसीज टू स्पीसीज आता है। हेरिडिटी तो दो अलग अलग, दो भाई पेरेंट्स थे और उसका बच्चा है, उसमें दिख गया, तुरंत आ गया, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। एवोल्यूशन स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर होता है, बहुत समय में डेवलप होता है। जैसे अगर बोला जाए तो ये अमीबा आपको दिख रहा है, सबसे पहला हम बोलते हैं धरती पर पैदा होने वाला एनिमल यही था। उसके बाद धीरे धीरे बाकी और प्लांट्स बने और इस तरीके से ये सारी चीजें बनी, तो कहते हैं सब इन्हीं से बना, धीरे धीरे ऐसे ही बनता हुआ। तो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, ठीक है, बट ये चीज धीरे नहीं होगी, ये तुरंत होगी। ठीक है, तो एक तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ अब इसके आगे चले अगर, तो कि ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तो इस पूरे यूनिट में जो अभी हम देखेंगे वो बेसिकली हेरिडिटी के ही बारे में देखेंगे कि हेरिडिटी क्या है, किस तरीके से चलती है। और जैसे मैंने कहा इवोल्यूशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, हेरिडिटी तुरंत। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस इन प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड द कॉमन बेसिक ऑर्डर, है ना, प्रीवियस जनरेशन से जो भी हमने इनहेरिट किया उसके अकॉर्डिंगली हमारी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बेसिकली बनते हैं, डिजाइन एंड मेयर चेंजेस होते हैं अगली जनरेशन के हिसाब से। जैसे कोई बहुत दो लंबे माता पिता तो जनरली उनके बच्चे जो होंगे वो लंबे होंगे, जाहिर सी बात है। या बहुत जल्दी बहुत दोनों छोटे हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है वो दोनों बच्चा छोटा होगा, एक लंबा एक बड़ा, तो किसी के भी जिसके जीन्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे उसकी कैटेगरी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ज्यादा दिखेंगी। तो इस तरीके की चीजें हमारी बेसिकली डेवलप होती हैं। अभी देखिए इसमें क्या कहते हैं, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी नहीं होती, एरर नहीं होते जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसका रीजन क्या है कि वहां जैसे हमने पहले देखा कि डीएनए कॉपिंग में एरर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग वहां पे मिल रहे हैं, दो अलग अलग, मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों अलग है, तो दोनों जब अलग अलग तरीके की लोग मिलेंगे तो वेरिएशन होना जाहिर सी बात है, अलग तरीके का प्रोडक्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो ये इसमें चीज आती है। ये पॉइंट्स आपको जनरल पढ़ने हैं, बस इसमें कुछ नया तो नहीं पूछेंगे। इसके बाद इनहेरिट ट्रेड्स, कैसे ट्रेड्स इनहेरिट होती हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है कि अ चाइल्ड बियर्स ऑल बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक चाइल्ड में सारे फीचर्स हैं ह्यूमन बीइंग के, वैसा ही, बट इट डज नॉट लुक लाइक इट इज, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता ना। अब हम कहते हैं कि इसकी नाक इनके जैसी गई है, शक्ल है, बट बिल्कुल शक्ल उनके जैसी नहीं होती है ना, तुरंत तो एग्जैक्ट तो नहीं कॉपी होगा, थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है, आइडेंटिकल तो नहीं होता ना, तो वो इसी वजह से। ठीक है, तो फीचर्स में सेम हो सकता है, बिल्कुल लुक लाइक कॉपी नहीं होगा, क्योंकि वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग सेम, कुछ उसमें मदर की भी चीजें मिली हैं, कुछ फादर की भी मिली है, इसलिए डिफरेंस है, वेरिएशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है वेरिएशन इन ईयर लोब। अब जैसे मेरे कान है, ये देखो ये ईयर लोब मेरा अलग है, पर कुछ लोगों का ऐसे यहाँ चिपका होता है, जैसे वहाँ दिखा रखा है, तो अलग अलग तरीके के लोगों के कान होते हैं, वो भी देख सकते हो। अब देखो काफी लोगों ने अपने कान अभी चेक किए मुझे पता, तो ऐसे कर सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी चेंजेस आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के ट्रेड्स की हम बात करते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड, है ना। रिसेसिव का मतलब जिन जो ज्यादा, डोमिनेंट क्या होता है जो ज्यादा दिखता है, और रिसेसिव जो कम दिखते हैं। तो जैसे डोमिनेंट ज्यादा है तो सब लोगों के ये वाले ट्रेड ज्यादा होंगे, फ्री एयर लोग ज्यादा होंगे, अटैच बहुत कम लोगों के होंगे। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेड है, कम लोगों में दिखेगा, तो इस तरीके से। तो दो ट्रेड्स आपको पता होना चाहिए, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नाउ, ये तो है ही है सेम। अब देखो ये हमारा एक बंदा है, ये बड़ा बढ़िया, मेंडल साहब बोलते हैं इनको। सो ये है, ठीक है, मेंडल ने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये जो हेरिडिटी
है का जो कंसेप्ट है पूरा, वो मेंडल ने ही इस चीज को डेवलप किया, ठीक है, हेरेडिटी के कंसेप्ट। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे हमने कहा ना लंबा बड़ा छोटा वो ही। तो इन्होंने क्या किया, एक ना देखो ऐसे प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया, एक उसका डॉर्फ प्लांट लिया, फिर उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने देखा कि कैसा बनता है। तो उन्होंने कहा प्लांट्स कुछ एक्सियल बने, कुछ टर्मिनल बने, मतलब कुछ बहुत बड़े कुछ बहुत छोटे, और कुछ जिसमें जिसके जीन्स ज्यादा डोमिनेट हो गए वो उस तरीके के प्लांट्स बने। या ऐसे वायलेट एंड वाइट ये पीटल्स के बारे में, फुल कंस्ट्रक्टेड ग्रीन येलो, ये मतलब जो पीस पे उसने मटर के दानों पे जो एक्सपेरिमेंट उसके बेसिस पे ये अलग अलग बनाए। तो आपसे एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछेंगे, बट बेसिकली क्या चीजें पूछते हैं कि हमारे पास ये ना विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, इन्होंने ये बताया, जो विजिबल होते हैं, जो दिख जाते हैं, है ना, वो डोमिनेंट ट्रेड्स में हैं, ऐसे कुछ ट्रेड जो बहुत ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो फादर एंड मदर जब है कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, ठीक है, फादर एंड मदर का इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाता है चाइल्ड के अंदर, बट ईच स्टेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। पर कुछ स्टेट्स हैं जो पेरेंटल या मैटरनल, या तो पिता की तरफ से या माता की तरफ से ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो इसी वजह से बच्चों के वर्जन्स में डिफरेंस आता है, अलग अलग तरीके के बच्चे उसमें होते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को बस मेन याद रखना, और तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। मेंडल का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, सो गेorg जॉन मेंडल ये नाम है इनका, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें आगे ये इन्होंने जो मैंने कहा ना, जैसे एक्सपेरिमेंट किया कैपिटल टी स्मॉल टी की मिला के, तो ये सारे पॉसिबल केसेस बने। हो सकता है दोनों टी की मिल जाए तो बहुत बड़ा, एक टी स्मॉल टी तो इतना बड़ा, एक टी इतना, दोनों टी छोटा, तो ये बना सकते हो आप। तो बनाने को तो कुछ नहीं आएगा, तो इस पे जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ये बस आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, कैसे जो रेशियो है वो बनता है। ठीक है, तो ये खत्म, इसमें कुछ नहीं। इसको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये इसको क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि ये वैसे अगर आता तो मतलब लिखने में तो आता है थ्योरी क्वेश्चन, बट न्यूमेरिकल्स उसमें ऑप्शंस में नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, ये वही चीज दोबारा समझा दी है, उसी को एक्सप्लेन करके टी टी जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो ये तो मैंने, ये आपने पढ़ा भी होगा, और कहो तो मैं दोबारा चाहूँ तो वैसे ही बता ही देता हूँ इतनी बार, तो ये चीज खत्म ही हो जाएगी, क्या ना। यस सर, 12 में पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया ना, ये तुम्हें पता ही होगा ना ट्रेड्स तो, ये यस कैपिटल। सर। हाँ, तो बस फिर तो दिक्कत है ही नहीं। एक कैपिटल टी यहाँ ले लो, एक टी यहाँ ले लो, है ना, एक स्मॉल टी यहाँ ले लो, एक स्मॉल टी यहाँ ले लो। ठीक है, मानो ये मिला ये मिला तो यहाँ बनेगा ये मिला यहाँ बनेगा ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी ये मिल गए, ये और ये मिल गए, तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी ये होता है कि किसके डोमिनेंट ट्रेट हैं और रिसेसिव ट्रेट। ये तो हमें पता है कि 4 तो बनेंगे, 4 तरीके के टी बनेंगे, टी बनेंगे, ठीक है, टी बनेंगे और टी बनेंगे, ये तो हमें पता है। पर इसमें भी कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, उनके बाद भी, और जिसमें जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करेंगे। बस आपको यही याद रखना है, जो डोमिनेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है, और कुछ नहीं, बस खत्म। ठीक है, इतना तो आप याद रखिए ना। ये वही दिखा रखा 3:1 2:1, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। इसी को दोबारा इन्होंने समझा दिया कि जैसे पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन है, पेरेंट है, टॉल राउंड नेक सीड है, शॉर्ट रिंकल सीड्स हैं, टी आर ऐसे है, तो ये ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज इसमें बन सकती है। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन जो है वो ऐसे तो कुछ नहीं पूछेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको बनवा के ये पूछ ले कि अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, बट इसमें उतना टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जनरल बातें पूछेंगे मेंटल से। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट देख लीजिए बस ऐसे, और कुछ इसको रहने देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी हमें। हाँ, दैट हाउ द डीएनए, तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डीएनए आपको पता है, डीएनए प्रोटीन के ही वो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन से बना हुआ है, और इसमें जीन्स रहते हैं। प्रोटीन की फॉर्म में क्या बेसिकली ये जीन्स रहता है, और वो जीन्स में क्या होती है, ये जीन कंट्रोल द ट्रेड्स, ये ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं जीन्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कह लो एक तरीके से सेफ्टी होती है, फाइल होती है, जो एक इंफॉर्मेशन दूसरे उसमें ये ले जाके एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसको ऐसे मान लो ना, कैसेट की तरह रिकॉर्डिंग उनमें सब लिखा होता है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे कोई एफिशिएंट एंजाइम है, मोर हार्मोन, उसमें बहुत ज्यादा हार्मोन है तो लंबा प्लांट हो जाएगा। ठीक है, जीन बदल गए, एफिशिएंट एंजाइम कम है तो छोटा प्लांट हो जाएगा। तो प्लांट की जो हाइट है या जो ग्रोथ हार्मोन है वो डिपेंड करता है कि जो एंजाइम है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है जीन्स के थ्रू, वो कैसा ट्रांसफर है। ठीक है, तो इस पे ही हमारी बॉडी की भी हाइट डिपेंड करती है। तो इसमें यही था, नया तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर देखें या तो ये देखिए मियोसिस यहाँ बता रखा है इन्होंने इसी तरह, ये अलग अलग वो है जैसे। ठीक है, तो ये कोई फेज है, इससे ये दो अलग हो गए, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 टूट गया, इससे अलग दो टूट गए, मेटाफेज 1 2, ये अलग अलग कॉपीज बनती है इस तरीके से। तो इसमें बहुत ज्यादा इनको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही से। इसमें जो मेन अगर हम पूछते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स का आप थोड़ा सा याद कर लो बेशक, तो ये पहले ही से आपने पढ़ा ही होगा। हमारे बॉडी के अंदर ये भी पूछा जाता है कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। 22 तो नॉर्मल है और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम, ये एक्स वाई है, 23 हो गए टोटल। तो उसमें एक्स वाई ये मेल्स के अंदर, एक्स फीमेल्स में एक ही होता है। यहाँ से एक्स आया, यहाँ से भी एक्स आ गया, तो एक्स एक्स मिल गया तो ऑफस्प्रिंग फीमेल बनेगा। और यहाँ से वाई आया, यहाँ से एक्स आया और एक्स वाई मिल गया तो ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा। बस इतना सा अंतर है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो मेन तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, स्नेल्स, चेन सेक्स और ये सब। सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे कोई बाद में डिटरमाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, स्नेल्स जो होते हैं दे इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, उनके अंदर सेक्स चेंज हो सकता है। हाँ, ये भी एक पढ़ लो, वहां जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है बाद में। ठीक, बस ये मेन पॉइंट है इसमें, और तो ज्यादा कुछ नहीं। तो ये आपको पता भी है, आपने पढ़ा भी। तो इसमें देखिए दिखा रखा है दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, सभी पेयर्ड नहीं होते, एक्स वाई अलग अलग होते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव ए मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी, मैटरनल पैटर्नल कॉपी वही, एक फीमेल एक फादर की, एक मदर की, ऐसे 22 पेयर्स जनरल कॉपीज होती है। एक पेयर 6 क्रोमोसोम होता है जिसमें एक्स 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 वाई वाई जो अभी हमने पढ़ा है वही सब है। और वो कौन कौन से मिलेंगे तो सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन डिटरमाइंड बाय द फादर, फादर से वो डिटरमाइन होता है। चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल एंड हु इनहेरिट वाई बॉय हो जाएगा। बस ये अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई गेस ये तो खत्म है, इसमें यही था, इससे ज्यादा इसमें नहीं कुछ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक बताइए अभी तक जो हमने किया, एनी डाउट? ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा, नो वैसे सर। 10 मिनट में एंड होगी। आपसे क्वेश्चन वही, एक तो मेंडल के बेसिस पे आप पूछ लीजिए कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो, फिर उसके बाद डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, ये इतना ही पढ़ना बस, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स जो होती हैं वो। ठीक है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, बस ये 3 ही है, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं है बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए गुड। सो नाउ देखिए मैं आगे का स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ तक होता है, क्योंकि अभी 10 मिनट तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो जितना हो जाएगा ये हो जाएगा, उसके बाद आगे का बाद में नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी तक जो पूरी क्लासेस देखी उसमें हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, बट हेरिडिटी के साथ ही अगर मैं कहता हूँ आपको इवोल्यूशन की भी बात अगर हम करें कि बेसिकली इवोल्यूशन क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दो चीजें हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो इवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इवोल्यूशन काम कर रहा है, तो वो भी आपसे अगर पूछते हैं तो उसके भी कुछ टॉपिक्स हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर आगे तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए मैंने कहा हेरिडिटी का तो कंसेप्ट तुरंत जनरेट हो रहा था, पर इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, मतलब उसमें बहुत सारे समय लगता है, बहुत सारी सेंचुरीज लगती हैं, बहुत सारी वो लगती हैं, क्या बोलते हैं, सदियां, सेंचुरीज भी कह रहा हूँ, और ओवर द ईयर्स बहुत सारे सालों के बाद वो चीज होनी शुरू। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल कि कंसीडर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द रेड होटल्स। इसको ऐसे समझिएगा, देखिए कैसे वेरिएशन होता है वो समझाया।
कि ये देखो रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल आपको दिखाई देगी, ठीक है, लिविंग इन बुशेस विद ग्रीन, और ये जो रेड बीटल है ये हरी पत्तियों में रहते हैं। इमेजिन दैट क्रॉस ईट देम, और उनको कौवे खा रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया कॉमन एग्जांपल दिया है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 तरीके की सिचुएशन जनरेट हो रही है। एक सिचुएशन है नेचुरल सिलेक्शन है, एक है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक है नॉन जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ आप देखिए फर्स्ट केस देख रहे होगे आप कि 3 वेरिएशन उन्होंने दिखाने शुरू किए। एक तो ये कि भाई सारे लाल 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 चल रहे थे, तो ये जो कौवे खा रहे थे लाल लाल उनको खा जाते थे, हरे इन कौवों को दिखाई नहीं देती थी हरी बुशेस। तो धीरे धीरे वेरिएशन होना शुरू हुआ नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट से, इनका कलर हरा होना शुरू हो गया, ग्रीन में दिख रहा है, अब नहीं खा पा रहे। एक और केस दिया है ब्लू कलर वाला कि रेड वालों को एलिफेंट कुचल देगा है, तो वो सब ब्लू बन गए, ब्लू को नहीं कुचल पा रहे, दिखाई नहीं दे, तो पता है, या बहुत छोटे बन गए, या बहुत पंख आ गए। बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सिलेक्शंस जो है वो इस बेसिस पे होते हैं कि क्या डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जेनेटिकली वेरिएशंस इस तरीके से जनरेट होती है। हेरिटेबल जैसे यहाँ ग्रीन कलर की जब हमने बात की कि नंबर ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीज हो गई, रेड बीटल तो वो खा गए, उनके नंबर घट गए, ग्रीन बीटल को वो खा नहीं पाए। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जेनेटिकली रेड वाली तो खत्म होती गई, ग्रीन ही इनहेरिट हो गई, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ग्रीन हेरिटेबल कलर आ गया, ग्रीन पेटल्स आने लगे। वेरिएशन बिकम द कॉमन बिकॉज इट सर्वाइवल एडवांटेज। वेरिएशन कॉमन कब हो जाता है, जब सर्वाइवल एडवांटेज। नेचुरली सेलेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि भाई पता है कौवे लाल ही खाते हैं, सारी लाल खा गए तो बची क्या, हरी बची, तो हरी की संख्या बढ़ जाएगी। और वेरिएशन जब होगा हेरिडिटी में तो उस केस में हरे ही फिर पैदा होने लगे, तो ये नेचुरल सिलेक्शन। तो इससे बीटल की पॉपुलेशन एक तरीके की बीटल्स की बढ़ गई, ठीक है, तो रेड बीटल अब ज्यादा खाई जाने, वो नहीं आती। सेम ब्लू बीटल्स के केस में क्रोज कैन सी ईट बोथ ब्लू एंड रेड, क्रोज सब खा जाते हैं ग्रीन के अंदर अगर देखा, ठीक है, बट ब्लू बीटल्स जो थी बहुत फ्यू, बहुत छोटी थी, ठीक है, अगर हाथी उन पे पैर रख दे तो बहुत सारे ब्लू बीटल्स मर जाते, मर गए, देयर पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, और फिर ब्लू बीटल रहे खत्म हो गई, छोटी सी रहे, ठीक। तो कलर चेंज हैज नो सर्वाइवल, वहां पे कलर चेंज से कुछ नहीं, ठीक है। और ब्लू कलर बीटल एक्सीडेंटली सर्वाइव द चेंज इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू बीटल कब सर्वाइव कर पाई, जब उनका साइज छोटा हो गया, इनहेरिट हो गई। तो रेड वाले केस में देखो, रेड में वो कब इनहेरिट हो पाई, कब सर्वाइव कर पा रही, जब उन्होंने साइज बदल लिया, उनकी चीजें चेंज हो गई, कौवों को नहीं दिखती। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का सीधा मतलब इतना है कि एक्सीडेंटली या नेचुरल कॉज की वजह से हम चेंज कर लें अपने पूरे एडेप्टेशन प्रोसेस को, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, जेनेटिक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, इसमें अभी काफी कुछ है, आज तो नहीं हो पाए क्योंकि अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी तो हम आज इतना ही रखेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक बार डिस्कस करते हुए स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छा, थैंक यू। आप लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं।